बच्चों, आज हम हिंदी विषय की कक्षा 7वीं की वसंत पुस्तक से पाठ 20 शीर्षक विप्लव गायन ये कविता है। इसके कवि हैं श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले पाठ के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो इस प्रकार से है। इस कविता के माध्यम से कवि समाज और देश में व्याप्त जड़ता को मिटाना चाहता है, रूढ़िवादिता को, जड़ता को मिटाना चाहता है। वह अपनी काव्य शक्ति से प्रार्थना करता है कि वह ऐसी तान सुनाए जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए। एक क्रांति का आह्वान वह करता है। वह मोहक गीत के स्थान पर मारक गीत सुनना चाहता है, यानी कि जो प्रगति के गीत के स्थान पर वो नाश करने वाला गीत सुनना चाहता है। उसे अपने गीत के माध्यम से ज्वाला जलानी है। वह कालकूट भरना चाहता है। ये कविता ओज गुण से भरपूर्ण है। वह कालकूट भरना चाहता है। विप्लव गायन, आइए पाठ प्रारंभ करते हैं, जो इस प्रकार से है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी बीड़ा में चिनगारियां आन बैठी हैं। सावधान मेरी बीड़ा में चिनगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। सावधान मेरी बीड़ा में चिनगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। आप इसमें देख सकते हैं, चित्र में वीणा के चित्र हैं, और जिस प्रकार से कवि ने इस कविता में बोला है कि वीणा के माध्यम से वो उथल पुथल मचाना चाहता है, क्योंकि वो कवि है और इस कविता के माध्यम से वो समाज में एक उथल पुथल लाना चाहता है। जैसा कि कविता में कहा है, सावधान मेरी बीड़ा में चिनगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। मिजराबें टूट गई हैं बजाते बजाते, कवि की अंगुलियां दोनों ऐंठ गई हैं। इस आप चित्र में देख सकते हैं, बीड़ा के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है। और आगे इस चित्र में आप देख सकते हैं, कवि कह रहा है, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए। जिस प्रकार से समुद्र में हिलोरें इधर से और उधर उठती हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी ऐसी हिलोरें आनी चाहिए, ऐसी क्रांति आनी चाहिए, जिससे जो एक नया इतिहास लिखा जाए। ये कवि हमें कहना चाहता है। जिस प्रकार से समुद्र में हिलोरें उठती हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी हिलोरें उठनी चाहिए। आइए अब इस अंश के हम कठिन शब्द जान लेते हैं। तान कहते हैं गीत, उथल पुथल यानी कि परिवर्तन, हिलोर लहर, वीणा सितारा, मिजराबें वीणा बजाते समय अंगुलियों में पहनते हैं। ऐंठी ऐंठी यानी कि अकड़ गई हैं। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन नवयुवकों से आह्वान करता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बदलाव निश्चित हो। जिस प्रकार जल की लहरें जल में कभी ठहराव नहीं आने देती, यानी कि कभी रुकती नहीं हैं, चंचल बनी रहती हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्यों से पुराने रीति रिवाजों व गलत रूढ़ियों को त्याग कर नवनिर्माण की नींव रखनी है। कवि की इच्छा है कि उसकी वीणा में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजें। भले ही उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाएं, मिजरावें टूट जाएं, लेकिन नवनिर्माण की ओर अग्रसर अवश्य होना है। हमें पीछे नहीं रहना है, उसमें हमें
आगे रहना है और हमें नव निर्माण करके ही दम लेना है, ये कवि कह रहा है। कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। कंठ रूठा है, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, कवि ने बोला है झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, यानी कि झाड़ और झंकार जो होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं वो चीड़ शीण होती हैं, और अगर उनमें जरा सी उसमें अग्नि लगा दी जाए तो तुरंत जल जाती है। तो यह कवि कहना चाहता है इनके माध्यम से कि हमारे जो गीत के जो स्वर से सारी कांटेदार जो झाड़ियाँ अर्थात चीड़ शीण विचारधाराएँ, रूढ़िवादी विचार जलकर खाक हो जाएंगे। इसी से समाज में नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा, नवीन समाज अग्रसर होगा, नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा समाज। इस प्रकार से झाड़ झंकार की से मतलब है यहाँ पर जो रूढ़िवादी विचार हैं उनको बताना चाहता है कवि, हमें उनको उखाड़ फेंकना है। इस अंश के कठिन शब्द हैं कंठ यानी कि गला, महानाश विनाश, मारक गीत नाश करने वाला गीत, रुद्र रुका हुआ, हत्तल हृदय की गहराई, क्षुब्ध यानी क्रुद्ध, झाड़ और झंखाड़ कांटेदार व सूखी झाड़ियाँ, दग्ध यानी कि जलन जलना, ज्वलंत प्रकाश से भरा हुआ बिल्कुल साफ, क्रुद्ध क्रोध भरी, अंतरतर अंतर्मन। इस अंश का भावार्थ है कविता के इस भाग में कवि का मानना है कि वह अत्यंत आवेश से विनाशक गीत गाना चाहता है। वो अत्यंत आवेश से विनाशक गीत गाना चाहता है, यानी कि विनाश करने वाला है, नाश करने वाला गीत गाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण संभव है। कवि जानता है कि अगर विध्वंस नहीं होगा तो नवनिर्माण नहीं होगा, इसलिए विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण संभव है। उसके कंठ से अधिक उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत के स्वर निकल नहीं पाते। वह जानता है कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कांटेदार झाड़ियाँ अर्थात जीर्ण शीर्ण विचारधाराएँ और रूढ़िवादी विचार जलकर खाक हो जाएंगे। इसी से समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा। कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वन, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़की चिंतामण। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वन, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़की चिंतामण। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वन, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़की चिंतामण। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इसमें इस कविता के अंश में आया है एक लाइन, कालकूट फड़की चिंतामण। कालकूट फड़की चिंतामण, इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है, कालकूट कहते हैं जहर विष, और फड़ी कहते हैं शेषनाग, और चिंतामणि कहते हैं सांप को मणि की चिंता रहती है। जिस प्रकार से
सांप के सर पर इस प्रकार से चमकती ही मणि रहती है, उसकी चिंता उसको बनी रहती है हमेशा है। जिस प्रकार से ये मणि चमक रही है, इस प्रकार से उसके सिर पर जो मणि चमकती रहती है उसकी चिंता सांप को रहती है कि किस प्रकार से मुझे इस मणि को बचाना है। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं वो हम आगे कविता के भावार्थ में बताएंगे। आगे देख रहे हैं, हम देखते हैं, इस चित्र में देखते हैं, वो कह रहा है कि कण कण में है व्याप्त वही सर रोम रोम गाता है वेतन वही तान गाती रहती है। अब कह रहा है यहाँ कवि इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ कि जीवन किस प्रकार से एक तरह का जोश और उल्लास रहता है, जिस प्रकार वो इसके माध्यम से हमको समझाना चाह रहा है और सारे जीवन के राज समझ के आ गया है। इस भाग के कठिन शब्द हैं व्याप्त यानी कि फैला हुआ, स्वर यानी कि आवाज़, कालकूट जहर विष, फणी यानी कि शेषनाग, चिंतामणि सांप को मणि की चिंता, राज यानी कि रहस्य, भ्रूविलास भ्रुकुटी के इशारे से, पोषक सूत्र शक्ति देने वाले तत्व, परख यानी कि पहचान। कविता के इस भाग में कवि ये विश्वास प्रकट करता है कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक रहेगा। कविता के इस भाग में कवि ये विश्वास प्रकट करता है कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक होगा और प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है उसी प्रकार यह गीत हर हृदय में गूंजेगा, अर्थात प्रत्येक मनुष्य नवनिर्माण हेतु चिंतन करेगा। कवि समाज को बदलने वाली परिस्थितियों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर चुका है और भविष्यवाणी करता है कि आँख की भ्रुकुटी के इशारे से ही महानाश जाग उठेगा। उसके बाद देश का नवनिर्माण संभव होगा क्योंकि पुराने गले सड़े खंडहरों को समाप्त करके ही भव्य भवनों का निर्माण किया जा सकता है। आज पाठ में इतना ही। नई वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।